जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशन क्लास अयोध्या में। कल अब तक हमने वर्णमाला के 2 भाग पढ़ लिए, आज भाग 3। आइए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में कल हमने जो पढ़ा था वो व्यंजन को पढ़ा था। उससे पहले स्वर में थोड़ी चीज़ें छूट गई थी। एक होता है जातीय आधार पर स्वर। किस आधार पर? जातीय आधार पर स्वर। किस आधार पर? जातीय आधार पर स्वर, है ना। जातीय आधार पर स्वर, ये चीज़ें छूट गई थी, थोड़ा सा नोट्स में आप अपने ऐड कर लीजिएगा। हाँ, तो जातीय आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तो बताइएगा भैया जी। जातीय आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। एक को कहते हैं सजातीय स्वर। क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। और दूसरे को क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजातीय स्वर। सजातीय का मतलब जो क्या होता है, ऐसे स्वर जो समान जाति के स्वर हों, और विजातीय का मतलब जो अलग अलग जाति के स्वर से मिलकर बने हों। आइए समझते हैं क्या होता है सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर का मतलब, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मूल स्वर क्या होते हैं। मूल स्वर, है ना। तो हेडिंग बना लीजिए मूल स्वर। मूल स्वर, तो मूल स्वर क्या होते हैं हम कहेंगे हर्ष आ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, है ना। ये चारों क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। अब सजातीय स्वर क्या होते हैं? दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ आ, ये तीनों क्या होते हैं? सजातीय स्वर होते हैं। क्यों सजातीय स्वर होते हैं? क्योंकि ये जो बने होते हैं, ई बना होता है ई प्लस ई से, ई बनता है। उ जो होता है उ प्लस उ से बनता है। और आ जो बनता है वो आ प्लस आ से बनता है। किससे बनता है? आ प्लस आ से बनता है। तो इस प्रकार देखिए, ये दोनों समान जाति से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये सजातीय स्वर कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलो अगले प्रश्न आगे बात करते हैं हम लोग किसकी? विजातीय स्वर की। विजातीय स्वर क्या होते हैं? जो अलग अलग प्रकार के स्वरों से मिलकर बने हों, वो क्या कहलाते हैं? विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से? कहेंगे आई हो गया, आए हो गया, ओ हो गया, और क्या हो गया? आओ हो गया। अच्छा, एक बात और, ये ऐसा नहीं है कि ह्रस्व आ सिर्फ ह्रस्व आ और ह्रस्व आ से मिलकर ही दीर्घ आ बनेगा। दीर्घ आ और दीर्घ आ से मिलकर भी दीर्घ आ बनेगा। एक तरफ ह्रस्व आ दूसरी तरफ दीर्घ आ हो तब भी दीर्घ आ बनेगा। इसी प्रकार ई जो होगा, दीर्घ ई और दीर्घ ई से मिलकर भी दीर्घ ई बनेगी। ह्रस्व ई और ह्रस्व ई से मिलकर भी दीर्घ ई बनेगी। ह्रस्व ई या दीर्घ ई दोनों से मिलकर भी क्या बनेगी? दीर्घ ई बनेगी। और उसी प्रकार ऊ जो होगा, ह्रस्व ऊ से मिलकर दीर्घ ऊ बनेगा। दीर्घ ऊ से मिलकर दीर्घ ऊ बनेगा। और ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ से मिलकर भी क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। मैंने सिर्फ यही लिखा, एक ही लिखा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? विजातीय स्वर की। तो ये विजातीय स्वर जो होता है, ये किससे किससे मिलकर बना होता है? इस विजातीय स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो को पुश करके कमेंट करिएगा, है ना। तो ये विजातीय स्वर जो होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो पूछा जाए कि वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या जवाब देना है? क्या जवाब देना है? 4। कितनी जवाब देना है? 4 जवाब देना है ना। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कौन कौन से? कहेंगे आई होगा, ऐ होगा, औ होगा, आओ होगा, है ना। तो आई, जैसे कि इसका नाम है कि ये आ और ई से मिलकर बनेगा। किससे? आ और ई से मिलकर बनेगा, है ना। मतलब कोई सा भी आ हो और कोई सा भी ई हो, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। ऐसे ही कोई सा भी आ हो, कोई सा भी आ हो और कोई सा भी ए हो, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? आए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आए बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। चलो, इसके बाद में आ
और ऊ से मिलकर आ, और ऊ से मिलकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। आ और ऊ से मिलकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। और आ और ओ से मिलकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। आ और ओ से मिलकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइए। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइए। हो गई ना क्लियर इतनी बात। चलिए, यही स्वर में जो है छूट गया था, ये बातें हमने कर ली। अब फिर चलते हैं हम लोग व्यंजन की तरफ। किसकी तरफ, व्यंजन की तरफ चलते हैं। व्यंजन में मैंने आपको बताया था, कुछ बातें की थी हमने। संयुक्त व्यंजन, किसकी बात करेंगे हम लोग, सॉरी, स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं पहले। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है ना। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इसको बताइएगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। सॉरी, कितनी होती है, 25 होती है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक, का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक जो व्यंजन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। किसकी बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे। ऊष्म व्यंजन, किसकी बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में मुख से क्या निकलती है, हवा निकलती है। और कैसी हवा, गर्म हवा निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, संघर्षी व्यंजन है। क्या नाम है, संघर्षी व्यंजन है। इसी का दूसरा नाम क्या है, संघर्षी व्यंजन। कल मैंने बताया था आपको, है ना, जब पूरा वर्णमाला लिखे थे तो मैंने बताया था। इनकी संख्या कितनी होती है, तो बताइएगा 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से 4 होते हैं बताइएगा। तालव्य सा होता है, दंत सा होता है, और क्या होता है, मूर्धन्य सा होता है, और क्या होता है, हा होता है। ये चारों वर्ण क्या कहलाते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, अंतःस्थ व्यंजन की। किसकी बात करते हैं, अंतःस्थ व्यंजन की बात करते हैं। किसकी, अंतःस्थ व्यंजन की बात करते हैं। आप लोग बताइएगा कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। आप लोग बताइएगा कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, बताइए। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या भी मैंने आपको बताया था 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से 4 होते हैं, कहेंगे या, रा, ला, और कौन से, वा। या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, स्पर्श व्यंजन को हम लोग क्या, दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसका दूसरा नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन है। क्या है, वर्गीय व्यंजन है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, अंतःस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, संयुक्त व्यंजन की। किसकी बात करेंगे, संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या बताइएगा कितनी होती है। तो आप कहेंगे भैया जी संयुक्त व्यंजन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, आप लोग कहेंगे 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, आप कहेंगे छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है, और क्या होता है, स्रा होता है। क्या होता है, स्रा होता है। अच्छा, ये संयुक्त हैं तो किसी 2 व्यंजन से मिलकर बने होंगे। किससे मिलकर बने होंगे, किसी 2 व्यंजन से मिलकर बने होंगे। तो इन्हीं 2 व्यंजन, कौन कौन से 2 व्यंजन से मिलकर बने हैं यही हमें देखना है। तो कौन कौन से 2 व्यंजन, आप कहेंगे का और शा से मिलकर क्या बनता है, छा बनता है। का और मूर्धन्य शा से मिलकर क्या बनता है, छा बनता है। अधा त और रा से मिलकर क्या बनता है, त्रा बनता है। ता और रा से मिलकर क्या बनता है, त्रा बनता है।
अच्छा, ज्ञा जो है ये ज और इया से मिलकर क्या बनता है, ज्ञा बनता है, और शा और रा से मिलकर क्या बनता है, स्रा बनता है। तो वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होगी, तो आपको क्या बताना है, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इतनी बात समझ में आ गई? बताइए, किसी को कोई समस्या? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, उत्क्षिप्त व्यंजन की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन की तरफ। हेडिंग बना लीजिए, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या हेडिंग बनाइएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या हेडिंग बनाइएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन। जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि जिह्वा जो होती है वो लुढ़क कर गिरती, नीचे गिरती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। अच्छा, इसी का दूसरा नाम बता दीजिए, इसका दूसरा नाम क्या होगा, कहेंगे इसी का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, या उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या है ना, इसकी संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से, ये भी बता दीजिए। तो कल मैंने आपको बताया था ड़ा और ढा, ड़ा और ढा, ये दोनों क्या होते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और बात करते हैं, अर्धस्वर। क्या, अर्धस्वर की बात करते हैं, अर्धस्वर की बात करते हैं। चलिए, किसकी बात करेंगे, अर्धस्वर की। अगर पेपर में पूछ लिया जाए, 4 विकल्प दिया जाए, कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर है, कौन सा अर्धस्वर है, तो आप क्या बताएंगे, अर्धस्वर। अर्धस्वर का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ण जो स्वर और कहीं कहीं व्यंजन की भांति प्रयोग करें, मतलब कहीं कहीं व्यंजन और कहीं कहीं स्वर की भांति प्रयोग करें। जैसे होता है कौवा। क्या होता है, कौवा होता है। इस तरीके से भी लिखा जाता है, और बहुत लोग क्या लिखते हैं, कौवा, है ना। उच्चारण दोनों का लगभग क्या होता है, सेम होता है, इसलिए वा को क्या कहा जाता है, वा को क्या कहा जाता है, बता दीजिए। वा को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। अच्छा, जैसे लिखा जाता है गई, क्या लिखा जाता है, गई, और हम लोग और क्या लिखते हैं, गई, इस तरीके से लिखते हैं। दोनों का उच्चारण क्या है, सेम है, दोनों का उच्चारण क्या है, एक जैसे है, तो या क्या है, अर्धस्वर है। तो बताएंगे कि अर्धस्वर की संख्या कितनी होगी, क्या बताओगे, अर्धस्वर की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। कौन कौन से, कहेंगे या होगा, और कौन सा होगा, वा होगा। या होगा और कौन सा होगा, वा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्यों अर्धस्वर कहते हैं, किसे कहते हैं, पूरी तरीके से स्पष्ट हुआ? आगे बढ़ा जाए, पक्का? चलो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, लुंठित व्यंजन की। चलिए बताइए, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, इसको भी बता दीजिए, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। और ये सब याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में, है ना, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। लुंठित व्यंजन किसकी बात करेंगे हम लोग, लुंठित व्यंजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लुंठित व्यंजन की बात करेंगे। अगर लुंठित व्यंजन की बात करते हैं तो किसे कहते हैं लुंठित व्यंजन, बताइए, किसे कहते हैं लुंठित व्यंजन? बताइए इसी को। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, लुंठित व्यंजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में क्या होता है, जिह्वा मध्य भाग से टच होकर, मध्य भाग को छूकर और तेजी से नीचे गिरती है, तेजी से नीचे गिरती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। ये लुढ़क जाता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है,
लुंठित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुंठित व्यंजन कहा जाता है। बताओ, ये बात समझ में आई क्यों लुंठित व्यंजन कहा जाता है? इसलिए, और इसमें कंपन होता है इसलिए इसके क्या कहा जाता है? प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? कहेंगे भैया जी एक ही तो होती है जिसे कहा जाता है, तो किसको कहेंगे? रा को कहते हैं। किसको कहते हैं? रा को कहते हैं। क्या? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? पार्श्विक व्यंजन की। किसकी बात करते हैं? पार्श्विक व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? पार्श्विक व्यंजन की। पार्श्विक व्यंजन है ना। किसकी बात करेंगे? पार्श्विक व्यंजन की। अच्छा, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? इसको बताइएगा। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? बताइए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में क्या कहा जाए? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जो है जिह्वा के बगल से निकल जाए उसे क्या कहते हैं? पार्श्व मतलब पास से निकल जाए उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अच्छा, कौन से व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं? कहेंगे गुरुजी ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक हो गया स्पष्ट? कोई समस्या? अच्छा, एक और बता दीजिए साथ में, एक और साथ में बताते चलिएगा। काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? काकल्य, काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? ये भी बता दीजिए। काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? इसको भी बता दीजिए। तो काकल्य व्यंजन जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? हा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हा को कहा जाता है। पेपर में प्रश्न पूछा गया, हा को काकल्य वर्ण क्यों कहा जाता है? बताइए, हा को काकल्य वर्ण क्यों कहा जाता है? इसकी बनावट के आधार पर, किसके आधार पर? बनावट के आधार पर इसे क्या कहा जाता है? काकल्य वर्ण कहा जाता है। बनावट के आधार पर। किस आधार पर? बनावट के आधार पर, है ना। तो बनावट के आधार पर इसे क्या कहा जाता है? काकल्य वर्ण कहा जाता है। बताइए भैया, यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना? चलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं और फिर देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा और क्या छूटा हुआ है। चलिए, चलिए इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। का से माँ तक जो व्यंजन होंगे उसे क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। यही एक चीज़ और, स्पर्श संघर्षी। अगर एक चीज़ ये पेपर पूछ ले कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, दो बातें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। एक तो कहते हैं स्पर्श व्यंजन और एक को कहते हैं संघर्षी व्यंजन और दूसरे को क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जो होगा वो सा, खा, शा, हा होगा और स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होगा वो चा, छा, जा, झा होगा। क्या होगा? चा, छा, जा और झा होगा। क्यों इसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं? क्योंकि इसका जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा में घर्षण होता है। क्या होता है? जिह्वा में घर्षण होता है, इसलिए इसको संघर्षी कहते हैं। और चूंकि ये का से माँ के बीच आता है और का से माँ के बीच का वर्ण जो होता है वो स्पर्शी होता है, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, एक होता है अनुनासिक वर्ण। क्या होता है? अनुनासिक वर्ण। इसको भी देख लीजिए। अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण,
है ना। इसी को नासिक की ध्वनियाँ कहा जाता है या नासिक के वर्ण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पंचमा अक्षर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पंचमा अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचमा अक्षर कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है उसी को चाहे नासिक वर्ण कहो, चाहे अनुनासिक वर्ण कहो, चाहे पंचमा अक्षर कहो, तो कौन कौन सा होगा, कहेंगे अंगा होगा, और क्या होगा, इया होगा, आड़ा होगा, और क्या होगा, ना होगा, और क्या होगा, माँ होगा। ये चारों वर्ण, ये पांचों वर्ण क्या होंगे, अनुनासिक वर्ण होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। ये पांचों वर्ण क्या होंगे, अनुनासिक वर्ण होंगे। यहाँ तक स्पष्ट हुआ। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें क्या पढ़ना है, वर्णों का उच्चारण स्थान। हेडिंग बना लीजिए, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, कंठ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंठ की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, कंठ की बात करेंगे, है ना। तो कंठ कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो कहा जाता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या कहा जाता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। सबसे पहले क्या कहा गया, आ आया। क्या आया, आ आया। तो ह्रस्व आ और दीर्घ आ। क्या आया, ह्रस्व आ और दीर्घ आ। ह्रस्व आ और क्या आया, दीर्घ आ। चेंज नहीं हो रहा कलर। ह्रस्व आ और क्या आया, दीर्घ आ। फिर क्या आया, का। क्या आया, अकुह, है ना। तो का वर्ग आया। क्या आया, का वर्ग। फिर विसर्जनीय नाम मतलब क्या होगा, विसर्ग होगा। क्या होगा, विसर्ग होगा। और फिर क्या आया, हा आया। बात समझ में आई। तो दोनों आ होगा, का वर्ग होगा, विसर्ग होगा और हा होगा। ये सभी क्या होंगे, कंठ होंगे। क्या होंगे, कंठ होंगे। अब बात करते हैं किसकी, तालु की। किसकी बात करेंगे, तालु की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, तालु की बात करते हैं। तो तालु क्या होगा, तालु क्या होगा, दोनों ई होगा। क्या होगा, दोनों ई होगा। फिर चा वर्ग होगा। क्या होगा, चा वर्ग होगा। फिर या होगा। क्या होगा, या होगा। और क्या होगा, सा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। दोनों ई होगा, चा वर्ग होगा, या होगा और सा होगा। इतनी बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं किसकी, कंठ हो गया, तालु हो गया। अब बात करते हैं किसकी, मूर्धा की। किसकी बात करेंगे, मूर्धा की बात करते हैं। तो मूर्धा में क्या हो जाएगा, मूर्धा में क्या हो जाएगा, कहेंगे टा वर्ग हो जाएगा। टा वर्ग हो जाएगा। और क्या होगा, रा होगा। क्या होगा, रा होगा। फिर क्या होगा, री होगा। आगे क्या होगा, कहेंगे मूर्धन्य सा होगा। क्या होगा, मूर्धन्य सा होगा। इतनी बात हो गई। टा वर्ग में कौन कौन सा आएगा, रा आएगा, री आएगा और मूर्धन्य सा आएगा। अब बात करते हैं दंत की। किसकी बात करेंगे, दंत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दंत की बात करते हैं। तो दंत में कौन सा हो जाएगा, दंत में कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे ता वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ता वर्ग हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, कहेंगे सा हो जाएगा। सा हो जाएगा। ला का उच्चारण स्थान वत्सरी है। क्या है, वत्सरी है, लेकिन यहाँ भी गिना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, ओष्ठ की। किसकी बात करते हैं, ओष्ठ की बात करते हैं। तो ओष्ठ जो होता है उपोष्ठा, है ना। तो दोनों ऊ होगा, दोनों ऊ होगा। और क्या होगा, पा वर्ग होगा। क्या होगा, पा वर्ग होगा। और आगे क्या होगा, ओष्ठ, पा वर्ग होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए।
और एक बात अलग से लिख लीजिएगा, एक बात अलग से लिख लीजिएगा कि पूछा जाता है दंतोष्ठ किसका उच्चारण स्थान है। दंतोष्ठ पूछा जाएगा कि दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है, तो आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है क्या? वा। आपको क्या जवाब देना है? वा देना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं? यहाँ तक स्पष्ट हो गई। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें क्या पढ़ना है? एक तो प्राणत्व के आधार पर और किस आधार पर? घोषत्व के आधार पर। और क्या पढ़ना है? इसके बाद में वर्ण विच्छेद। 3 चीज़ें बची हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो है वो सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। और आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा, जिन्होंने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है, इसके पहले जाके पहला और दूसरा पार्ट प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, पहला दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।